हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 19 दिसंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, तबीयत ना ठीक होने की वजह से इसलिए हम क्लास अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है हम, तो कोशिश करेंगे कि सिर्फ आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन ही पढ़ा दें, जिसमें आप सभी को लल्लन टॉप क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 19 दिसंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पूरी व्याख्या के साथ, जिसके लिए आप सभी को सिर्फ 10 मिनट हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। पूरा कंटेंट रहेगा सिर्फ करंट अफेयर से संबंधित, बाकी के जो लल्लन टॉप क्वेश्चन रहेंगे वो नहीं रहेंगे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ज़्यादा क्लास नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्लीज़ आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कैंसर के टीका विकसित करने की घोषणा किसने करी है? तो कैंसर का टीका विकसित करने की घोषणा किसने करी है? तो रूस ने करी है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो रूस के द्वारा जो अभी हाल ही में mRNA का टीका विकसित किया गया है, इसका उपयोग जो है कहाँ होगा? तो जो टीका विकसित किया गया है उसका उपचार किया जाएगा कैंसर के लिए। ठीक है, और इसकी कीमत क्या होगी? तो इस कैंसर के जो टीके का विकास किया गया है, इसकी कीमत होगी 3 लाख रूबल प्रति डोज। रूस में जो रुपये चलता है उसको रूबल कहा जाता है। ठीक है, तो रूस में जो करेंसी यूज होती है उसे रूबल कहा जाता है। तो 3 लाख रूबल जो है प्रति डोज जो है इसकी कीमत होगी। लेकिन जो रूस के नागरिक होंगे उनके लिए यह फ्री होगा। ठीक है, सिर्फ कीमत बताई गई है कि एक डोज की कीमत कितनी होगी? 3 लाख रूबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में कौन सा देश फैला हुआ है? तो दोनों महाद्वीप में है रूस। एक और देश है जिसका नाम है तुर्की। ठीक है, तो तुर्की भी दोनों महाद्वीप में फैला है। तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहते हैं, क्योंकि यूरोप में जितने भी देश हैं वो बहुत विकसित हैं, जबकि तुर्की जो है अल्प विकसित है। यही बात करते हैं कि रूस की राजधानी का क्या नाम है? तो रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को। और रूस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो कजान में हुआ है। कजान शहर अगर पूछे कहाँ है तो यह रूस में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा। अमेरिकी आउटलुक 1945 की 8 महाशक्तियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अमेरिकी आउटलुक 1945 एक रिपोर्ट जारी किया जाता है और इसमें बताया गया है कि पूरे विश्व में 8 महाशक्तियां हैं, जिनमें अगर बात करते हैं कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है 6वां। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, भारत की रैंक अगर पूछे क्या है तो 5वां है। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो वर्ल्ड टॉप अगर बात करते हैं कि पूरे विश्व में 8 महाशक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे नंबर पर है दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है रूस, चौथे नंबर पर है जापान, 5वें नंबर पर है भारत। तो हमें सिर्फ भारत की याद रखनी है। भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 5वीं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 6वां स्थान फ्रांस का है, 7वां स्थान यूके यानी ब्रिटेन का है, और 8वां स्थान किसका है? तो साउथ कोरिया का है। ठीक है, तो हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और इसके बाद याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, सिर्फ 5वां तक याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुछ इंडेक्स में बात करते हैं कि भारत की रैंक क्या है, जैसे 105वां स्थान किस में है भारत का? तो हंगर इंडेक्स में है। तीसरा स्थान किस में है? तो एशिया पावर इंडेक्स, यानी कि एशिया में सबसे ज़्यादा मजबूत शक्ति किस देश की है? तो इस मामले में भारत की रैंक है 3री। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी भारत की रैंक है 3रा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4था। 10वां नंबर किस में है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स में है, वो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में है, ये इसमें भी भारत की रैंक है 10वीं। नेक्स्ट बात करते हैं 176वां स्थान है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, 134वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में, 93वां स्थान है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 159 किस में है? प्रेस फ्रीडम में है। 129 किस में है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। 108वां स्थान है जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स में है। 116वां स्थान है शांति सूचकांक में। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है?
किसके तहत? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की ट्रैकिंग कहाँ हुई है? तो यह किया गया है असम में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो असम की एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसी नदी में जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत असम की जो सहायक नदी है कुल्सी नदी, ठीक है, तो इसी कुल्सी नदी में विश्व में पहली बार सैटेलाइट द्वारा गंगा डॉल्फिन की ट्रैकिंग की गई, यानी कि सुरक्षा की निगरानी की गई है। तो किस नदी में है? कुल्सी नदी में है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कुल्सी नदी है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत जो है सैटेलाइट द्वारा गंगा डॉल्फिन की जो है ट्रैकिंग की गई है। तो ये आपको नदी भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? तो इसका नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिक, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इसे जो है दिखाई नहीं देता है, जो गंगा डॉल्फिन है इसे दिखाई नहीं देता है, इसे सूसू भी कहते हैं, ठीक है। और यह स्तनधारी होता है। और अगर पूछे डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? तो जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को कब स्वीकार किया गया है? 5 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। तो इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में भूटान के शाही सम्मान दासो से किसे सम्मानित किया गया है? तो दासो से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण कपूर जी को सम्मानित किया गया है। ये एक मशहूर शिक्षकविद हैं। इसकी पूरी व्याख्या देखें तो भूटान का जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष जो है 17 दिसंबर को मनाया जाता है। मैं जो है कल की क्लास को और परसों की क्लास को धीरे धीरे करके मैं एक दिन में 2-3 क्लास करके कंप्लीट करा दूंगा, और इसकी जो पूरी व्याख्या है ये जो है आपको कल की क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भूटान का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहीं पर जो है बात करते हैं कि इस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो मुख्य अतिथि बनाए गए थे हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जो कि कहाँ के सीएम हैं? ये असम के सीएम हैं। और यहीं पर जो है भूटान के जो राजा हैं जिनका नाम है नामग्याल वांगचुक, इन्हीं के द्वारा एक सम्मान प्रदान किया जाता है जिसे कहते हैं दासो शाही सम्मान। और इस बार यह पुरस्कार, यह सम्मान किसे दिया गया है? तो अरुण कपूर जी को दिया गया है। ये एक शिक्षाविद हैं, ठीक है। तो मुख्य अतिथि याद रखना है और शाही सम्मान किसे दिया गया है, ये दोनों आपको याद रखना है। और भूटान का जो राष्ट्रीय दिवस है इसको भी याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो सूर्य बालाजी को दिया गया है। इनकी किस कविता के लिए? तो कौन देश का वासी, इसके लिए जो है 34वां व्यास सम्मान दिया गया है सूर्य बालाजी को। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे मिला है इस बार? तो यह मिला है पंडित स्वप्न चौधरी जी को मिला है, और ये मशहूर तबला वादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे है? तो किसान कवच क्या है? तो किसानों की सुरक्षा करने के लिए कीटनाशक रोधी सूट बनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किसान कवच को अगर पूछे कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि वर्तमान में साइंस एंड टेक मंत्री हैं। और इसका संबंध अगर पूछे किससे है, तो यह कीटनाशक रोधी सूट है, यानी किसान अपने खेतों में अगर छिड़काव करना चाहते हैं तो इस सूट को जो है पहनकर छिड़काव करेंगे, जिससे उनकी स्किन में या उनको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इससे सूट की कीमत कितनी बताई गई है? 4000 रुपये बताई गई है। तो किसान कवच क्या है? एक कीटनाशक रोधी सूट है। अगर हम बात करते हैं कवच क्या है, तो कवच आप सभी को बहुत पहले पढ़ाया जा चुका है। मान लीजिए कि एक पटरी है, इधर से एक ट्रेन आ रही है और इधर से भी एक ट्रेन आ रही है, तो दोनों को जो है ये मतलब इस तरह के डिवाइस इसमें दोनों में यूज किया गया है, लगाया गया है ट्रेनों में, जिससे अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे होगी, मतलब एक ही लाइन पे होगी, तो ये दोनों आपस में टकराने से पहले ही क्या कर जाएंगे? रुक जाएंगे, ठीक है। तो इसी को जो है नाम क्या दिया गया है? कवच। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में भारत के पहले सौर सीमा गांव बनने वाले मसाली गांव का संबंध किससे है? तो भारत का पहला सौर सीमा वाला गांव कौन सा है? यह मसाली गांव है। और इस मसाली गांव का संबंध कहां से हो जाता है? गुजरात से हो जाता है। भारत का पहला अगर पूछे 100% सौर गांव, 100% सौर ऊर्जा वाला गांव कौन सा है? तो मोढेरा गांव है। ये बहुत पहले आप सभी को पढ़ाया भी जा चुका है। और ये गांव कहाँ का है? ये भी गुजरात का है, ठीक है। वहीं पूछे कि भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित
मंदिर कौन सा है, तो यह कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसे ब्लैक पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है। अब वहीं नेक्स्ट अगर मैंने जो भी प्रश्न में पूछा गया था कि भारत का पहला सौर सीमा वाला गांव कौन सा है, तो यह मसाली गांव है और यह गांव कहाँ का है, ये भी गुजरात का है। ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, बाकी के सभी क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। पहला सौर मंदिर वाला पूछे शहर मतलब पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित मंदिर, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा। 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव पूछे मोढेरा गांव हो जाएगा। और सौर ऊर्जा से संचालित सीमा वाला पहला गांव कौन सा हो जाएगा, तो मसाली गांव हो जाएगा और यह गुजरात में है और यह पाकिस्तान की सीमा से जो है मात्र 40 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि भारत की पहली सौर सिटी किसे बनाया गया था, तो सांची को बनाया गया था और ये शहर जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में एसबीआई का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो एसबीआई का नया एमडी बनाया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, राम मोहन राव जी को बनाया गया है। आज़ादी से पहले 3 बैंकों की स्थापना करी जाती है, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, और इन तीनों बैंकों को जो है मिलाकर 1921 में एक नया नाम दे दिया जाता है, इंपीरियल बैंक। ठीक है। तो इंपीरियल बैंक का गठन जो है 3 बैंकों को मर्ज करके बनाया जाता है। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद जो है जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था तो इंपीरियल बैंक को जो है 1 जुलाई 1955 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो एसबीआई कर दिया गया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है। तो अगर पूछे कि वर्तमान में स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी किसे बनाया गया है, तो राम मोहन राव जी को बनाया गया है अगले 3 वर्ष के लिए। ठीक है। तो अगले 3 वर्ष के लिए एसबीआई के अध्यक्ष कौन होंगे, तो राम मोहन राव जी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संजय मल्होत्रा ये 26वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर बनाए गए हैं। प्रीति लोबाना ये कौन है, तो भारत में गूगल की अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो प्रीति लोबाना जी बनाई गई हैं। एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। खो खो वर्ल्ड कप 2024 इसका पहली बार आयोजन जो है कहाँ हो रहा है, अपने भारत में हो रहा है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। और खो खो वर्ल्ड कप 2024 के अगर पूछे ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो सलमान खान बनाए गए हैं। खो खो में अगर पूछे कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी खो खो में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है, तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को। ठीक है। कब, तो 19 दिसंबर को मनाया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखिए तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा से जो है पुर्तगालियों को बाहर निकाला गया था। ठीक है। तो गोवा पे पहले किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का अधिकार था। तो सबसे पहले अगर पूछे कि भारत पे कौन आए थे, तो सबसे पहले जो है भारत में पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में अगर पूछे कौन गए, तो पुर्तगाली ही गए थे। पुर्तगाली जा नहीं रहे थे, उनको जो है ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा से उनको भगाया गया था। ठीक है। तो ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को मुक्त कराया गया, किससे, पुर्तगालियों से। और यह कब ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो 19 दिसंबर 1961 को शुरू हुआ था। ठीक है। और इसके बाद जब गोवा को जो है पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, तो उस टाइम पर गोवा को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे है, तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा एक नई किस्म लॉन्च की गई है जिसका नाम है सुरसा। तो यह सुरसा जो है किससे संबंधित है, तो यह एक अदरक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, तो यह कोझिकोड केरल में इसका मुख्यालय है। इसके द्वारा अभी एक अदरक की नई किस्म लॉन्च की गई है जिसका नाम है सुरसा। ठीक है। तो सुरसा आपको याद रखना है क्या है, यह एक अदरक है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अदरक क्या है। अदरक एक भूमिगत तना का भाग है। ठीक है। तो अदरक क्या है, एक तना है। कैसा है, भूमिगत तना है। नेक्स्ट, गाजर क्या है, एक जड़ है। गाजर क्या है, तो गाजर एक जड़ है सॉरी, गाजर क्या है, एक जड़ है। और हल्दी क्या है, यह भी भूमिगत तना है। केसर जो है सर ने बताया है भूमिगत तना है, तो आप सभी खुद से एक बार कंफर्म कर लेंगे कि केसर क्या है। आलू ये भी जो है भूमिगत तना है, यानी कि आलू तना है। कल्पा और स्वर्णा अभी कुछ दिनों पहले एक नई किस्म विकसित की गई थी, और ये दोनों किस्में किसकी हैं, तो यह नारियल की 2 नई किस्में हैं। ठीक है।
आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था, जिसे पाप कहते हैं, को पुनः लागू किया है। तो कहाँ लागू कर दिया है? इन 3 नए राज्यों में, मतलब इन 3 राज्यों में फिर से जो है संरक्षित क्षेत्र परमिट लागू कर दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। अगर बात करते हैं PAP, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, यानी संरक्षित क्षेत्र परमिट इसे हिंदी में कहते हैं। और इसे पुनः कहाँ लागू किया गया था? तो यह पहली बार समाप्त कब किया गया था? तभी तो पुनः लागू किया जाएगा ना। तो यह समाप्त किया गया था 2011 में। फिर इसके बाद अभी 2024 में फिर से लागू कर दिया गया है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में। तो आप सभी देखते होंगे जो ये पूर्वोत्तर का राज्य है, मैं थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहूँगा। तो जो ये पूर्वोत्तर का राज्य है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये हो जाता है असम का, अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। फिर इसके बाद इधर हो जाता है नागालैंड का। फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाता है मणिपुर का। फिर यहाँ पे नीचे हो जाता है मिजोरम का, ठीक है। तो क्या हो जाता है? तो ये मिजोरम का भाग हो जाता है। ऊपर ये हो जाता है FR अरुणाचल प्रदेश, AP अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद हो जाता है नागालैंड। इसके नीचे हो जाता है मणिपुर और यहाँ पे हो जाता है मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिर से एक बार पाप लगा दिया गया, ठीक है। इसको लागू करने का उद्देश्य क्या है? अगर ये किसी राज्य में लागू हो जाता है तो यहाँ पे जो विदेशी लोग हैं उनका प्रवेश जो है वंचित कर दिया जाता है। यानी कि अब यहाँ पे विदेशियों को एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मणिपुर में विद्रोह भी हुआ है कुकी मैती से। तो यहाँ पे विदेशी नागरिकों को जाने के लिए रोक दिया गया है और यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया परमिट फिर से लागू कर दिया गया, ठीक है। और यह पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा लगाया जाता है? तो 1958 के अधिनियम के तहत जो है यह पाप जो है लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ जो लोकल लोग होते हैं इसी एरिया में इंटर कर सकते हैं, अपनी जो है व्यापार व्यापार सभी गतिविधियाँ कर सकते हैं। यहाँ पे विदेशी पर्यटन के क्षेत्र से नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखना। तो कहाँ पे लागू किया गया है? मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में लागू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त अनुच्छेद कौन कौन से हैं, जो सिर्फ किसे प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। कौन कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। तो ये सभी अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो स्टूडेंट थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई, क्योंकि थोड़ा स्पीड में पढ़ाना भी मुश्किल है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।